हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गॉड मैकेनिक्स। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे। जिसे नहीं पढ़ा है वो पुरानी वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम था गैमेट्स, मतलब जैसे कि आपने पढ़ा कहाँ कहाँ गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में गैमेट्स बनते हैं। जैसे कि मेल्स की बात करें तो टेस्टिस में बनते हैं गैमेट्स, फीमेल की बात करें तो ओवरीज में बनते हैं। बट कैसे बनते हैं उस प्रोसेस की बात करें। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा पिछली क्लासेस में। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं आज। गैमेटोजेनेसिस एज अ नेम इंडिकेट, गैमेटो यानी गैमेट का, जेनेसिस यानी बनना। सो गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट आपको पता है कि अगर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो वैसे भी जनरली दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट को क्या बोला जाता है? स्पर्म्स, और फीमेल गैमेट को ओवम या फिर ooted, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे हम दो प्रोसेस पढ़ेंगे। एक स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का बनना, स्पर्मेटो, क्योंकि स्पर्मेटो जो भी बोलते हैं किसको? स्पर्म्स को। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजोआ का बनना, और oogenesis यानी ooted या ओवम, ठीक है ना, उसका बनना। तो oogenesis एग का बनना, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटो जो है स्पर्म का बनना, oogenesis यानी कि ओवम ooted का बनना, फीमेल गैमेट का बनना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो आपको ये बातें तो पता है कहाँ बनते हैं स्पर्म्स? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर भी कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं जब स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे। सो स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्म्स कहाँ बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सो द इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमिनिफेरस इनर लाइनिंग थी वहां पे बनते थे स्पर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्म मदर सेल, ठीक है। स्पर्म मदर सेल से, जर्म सेल से स्पर्म्स का बनना कहलाया जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ पे हो रहा है? इनर लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नाउ ये जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है, इधर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, इसको बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सो आई एम राइटिंग द 3 फेजेस। मल्टीप्लिकेशन फेज, नाम से दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पे सेल मल्टीप्लाई होंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट ग्रोथ फेज, नाम से ही दिख रहा है कुछ सेल्स ग्रो होंगे। देन मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज में आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन होंगे, सेल डिवीजन होंगे। सो मैच्योरेशन फेज। सो 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। इसको जब मैं आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तब ये तीनों फेज इंडिकेट कर दूंगा, ठीक है ना। तो जैसा कि हम जब हमने सॉरी, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तभी लेक्चर्स में काफ़ी गैप आ रहा है। तो जब मैंने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाया था तभी आपको कुछ हिंट दे दी थी किससे क्या बनता है, कैसे स्पर्म्स बनते हैं। तो उसी की बात कर ले, थोड़ा डिटेल में लिखने को आती, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस, इससे ज़्यादा oogenesis कॉमन है, बट बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो इनर लाइनिंग थी वो थी जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि 2 टाइप के सेल से बनी हुई थी, ठीक है। 2 जनरल सेल्स थे। कौन कौन से? स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बनते थे और जो सर्टोली सेल्स थे उनके अदर काम थे, उनके दूसरे काम थे, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया हमारे जर्म सेल्स थे, स्पर्मेटोगोनिया जो कि हमारे जर्म सेल्स थे जिनसे हमारे गैमेट्स बनेंगे। साथ में कुछ सोमैटिक सेल्स थे जिनका नाम था सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के अलग काम थे, इनको हेल्प कर रहे थे नरिशमेंट वगैरह में, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया में कुछ प्रोसेसेस होते थे, उसके बाद फाइनली हमारा स्पर्मेटोजोआ बन जाता था। अब इन्हीं प्रोसेस को, ठीक है ना, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन जाता था। इन्हीं सारी प्रोसेसेस को स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटो जो स्पर्म का बनना ही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। सो व्हाट वर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड, व्हाट वर द सेल्स फॉर्म्ड। तो बात करते हैं प्रोसेस की। तो स्पर्मेटोगोनिया, मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोगोनिया। देखिए, अगर जनरली डिटेल की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया भी कैसे बने,
ठीक है ना। तो वो सब आपका अभी कंसर्न नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, आपके अभी मतलब के नहीं है। एक्चुअली जो स्पर्मेटो और गोनिया बनते हैं वो गोनेट्स में छोड़ो, टेस्टिस में छोड़ो, ये एम्ब्रियो में ही नहीं बनते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, प्रिमोडियल जर्म सेल्स, जो कि मीजोडर्म में बनते हैं, योग सेल में ट्रांसफर होंगे, योग सेल से फिर आएंगे एम्ब्रियो के अंदर। तो वो सब बातें बात की हैं, मे बी मैं आपको कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम्स में सीरीज में ये सब चीज़ें पढ़ाऊँ। फिलहाल हमसे बात करते हैं सीबीएसई के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से। तो स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोगोनिया से ही, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल्स, ठीक है, ये अपना नंबर बढ़ाएंगे काफ़ी। और आपको पता है कि ये स्टार्ट कब होती है स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में? प्यूबर्टी के बाद, है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर बढ़ाना चालू करेंगे। नंबर बढ़ाने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होता है जनरली? जब कोई क्रोमोसोम नंबर में चेंज ना आए, सिर्फ नंबर ही बढ़े, ग्रोथ के लिए कौन सा सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है? माइटोसिस, ठीक है ना। सो स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है ना। सो मैं आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बाद में दिखाऊंगा या बेसिकली भी दिखाई देता हूं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, ये स्पर्मेटोगोनिया में एक स्पर्मेटोगोनिया बना के दिखा दे रहा हूं। स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये माइटोसिस कर रहे हैं, 1 से बना 2 सेल, 2 से बने 4 सेल। सो स्पर्मेटोगोनिया ने अपना नंबर बढ़ा लिया। ऐसी काफ़ी नंबर बहुत ज़्यादा बनते रहेंगे। उसके बाद कुछ स्पर्मेटोगोनिया होंगे, वो डिवाइड करना बंद कर देंगे, माइटोसिस करना बंद कर देंगे, ग्रोथ स्टार्ट करेंगे, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, सबका साइज बढ़ेगा, ठीक है ना, उनका ग्रोथ होगी। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया डिवीजन करना बंद कर देंगे और बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। ये साइज में बड़े हो गए। अब ये कहलाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया थे, स्पर्मेटोगोनिया ने उसमें से कुछ स्पर्मेट, जैसे मैंने 4 यहाँ दिखाया, तो 4 में से एक मैंने आपको दिखा दिया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करेंगे, बड़े हो जाएंगे और वो अब कहलाएंगे क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। अब आपको पता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और आपको पता है मियोसिस इज एक्कम्पेनिड विद द रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर कम होता है, इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस इन 2 फेजेस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, ठीक है ना। फर्स्ट के दौरान क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। तो देखिए, मियोसिस फर्स्ट जब इसमें होगा, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा, तो जो सेल बनेंगे उसमें हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर आएंगे। जितने इसमें क्रोमोसोम होंगे उनके आधे रह जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर बाद में इंडिकेट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, इसमें हुआ मियोसिस और बन गए 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो फिर से 2 से बनेंगे 4 सेल। लेकिन ये किस टाइप का होता है? इक्वेशनल, ठीक है ना। आपको पता है मियोसिस सेकेंड माइटोसिस जैसा ही होता है। अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो कांस्टेंट रहेंगे, जितने इसमें क्रोमोसोम नंबर होंगे उतने इसमें होंगे, ठीक है ना। ये कहलाएगा मियोसिस सेकेंड। अब ये बन गए स्पर्मेटिड्स। तो मैं बता दूं आपको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट, तो बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में हुआ मियोसिस सेकेंड और क्या बन गए? स्पर्मेटिड्स। अब क्या होता है? स्पर्मेटिड्स, तो ये सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं लगभग। अब स्पर्मेटिड्स में होंगे कुछ चेंजेस, उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होंगे। वो चेंजेस भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। कुछ ऑर्गेनल्स खत्म हो जाएंगे, कुछ ऑर्गेनल्स अरेंज कर जाएंगे अपने आप को, वाटर लॉस हो जाएगा, जनरली साइटोप्लाज्म का काफ़ी लॉस हो जाएगा, ठीक है। गोल्जी बॉडी भी काफ़ी लॉस होगा। तो काफ़ी चेंजेस होंगे। कैसे? स्ट्रक्चरली काफ़ी चेंजेस होंगे, हम बोल सकते हैं मेटामॉर्फोसिस होगा। तो इनका स्ट्रक्चर चेंज होगा और इनका स्ट्रक्चर चेंज होके अब ये कहलाएंगे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स, ठीक है ना। तो स्पर्मेटिड्स के ही स्ट्रक्चर चेंज हो गए, उनके कुछ स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया, उनकी मेटामॉर्फोसिस हो गई और अब वो बन गए वही हमारे कॉमन टेल वाले जैसा कि दिखते हैं। इसके शेप की बात बाद में करेंगे, स्ट्रक्चर की, वो भी पूछा जाता है पेपर में डिटेल में, अभी तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं बस। ये बन गए हमारे स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स। तो बन गया ना, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ। यही प्रोसेस पूरी क्या कहलाएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मैं प्रोसेस के नाम लिख दे रहा हूँ, क्रोमोसोम नंबर इंडिकेट कर दे रहा हूँ, इन 3 फेजेस को भी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, मैं बात करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से ये क्या था हमारा? स्पर्मेटोगोनिया,
और स्पर्मेटोगोनिया आपको पता है ये सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया है ना, क्योंकि माइटोसिस चलती आ रही, नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया था इसने डिवीजन करना बंद कर दिया, अब ये ग्रो कर गया और बड़ा होके क्या कहलाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये बड़ा हो गया और कहला रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लगभग दुगने साइज के हो जाते हैं, ठीक है, इससे लगभग दोगुना साइज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हुआ, अब ये कहलाए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ सेकेंड माइटोटिक डिवीजन और ये अब कहलाएंगे, क्या बताया था मैंने, स्पर्मेटिड्स। ये सब नाम आप सुन चुके हैं पहले ही, ये सब मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। और स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हुआ, सिर्फ डिफरेंशिएशन, सिर्फ मतलब स्ट्रक्चर चेंज हुआ, कोई डिवीजन नहीं है, सिर्फ वो डेवलप कर रहे हैं। और अब क्या कहला रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ, या फिर आप बोल सकते हैं स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है ना। ये मैंने आपको इनके नाम लिख दिए, मैं प्रोसेसेस के नाम लिख दे रहा हूं। यहां पे ये सब क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है, तो स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ एंड यहां आके डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, और बन गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस फर्स्ट और बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस सेकेंड और बराबर बन गए दो स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हुआ, सिर्फ कुछ चेंजेस हुए हैं स्ट्रक्चरली और अब ये बन गए स्पर्मेटोजोआ। इसी प्रोसेस को स्पर्मेटिड्स का जो डिफरेंशिएशन होता है स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, यही चेंज, यही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता था स्पर्मियोजेनेसिस। आपको याद होगा, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को बोलते थे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था कि स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्मेटोजोआ में जो मेटामॉर्फोसिस होती है, जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है, ठीक है ना, उसे बोला जाता था स्पर्मियोजेनेसिस। तो याद रखना पूरी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस और इतनी प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद ये जो स्पर्म्स बनते हैं, चलो आगे बात करूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए 3 फेजेस थी, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन, उनकी बात कर लेते हैं। कितने से कितनी मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाती है, कितनी ग्रोथ, कितनी मैच्योरेशन। तो यहां पे मैं आपको इंडिकेट करता हूं, ये देखिए मल्टीप्लाई, नंबर बढ़ना, तो आपको दिख रहा है स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, यहां पे कंटिन्यूअसली माइटोसिस कर रहे हैं, तो ये फेज क्या कहलाएगी, फर्स्ट फेज, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद आपको दिख रहा है इनका ग्रो हुआ, यहां पे ग्रोथ हुई और ये लगभग दुगने साइज का हो गया, तो जो सेकंड स्टेज ये कहलाएगी ग्रोथ फेज। किसकी, कुछ स्पर्मेटोगोनिया ग्रो होके बन गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद मैच्योरेशन यहां से स्टार्ट हुआ। ये जो सेल डिवीजन होता है, ये जो मियोसिस होती हैं, ये जो रिडक्शन डिवीजन होता है, ये बाद का कहलाता है पूरा, ये रिडक्शन डिवीजन और डिफरेंशिएशन, ये सब मिला के इतना पूरा कहलाता है थर्ड फेज हमारी मैच्योरेशन फेज, ठीक है ना। तो ये सब इंडिकेट हो गया। बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। तो आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल्स, ये डिप्लॉयड हैं, सर्टोरी सेल्स भी डिप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड का मतलब 2n। और बताइए ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड, 46, ठीक है ना। तो 40 डिप्लॉयड यानी 2n को मैं 46 करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये सारे डिविजन्स माइटोसिस हैं। माइटोसिस का मतलब क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होंगे, तो ये भी 46 रहेगा। ये सारे के सारे माइटोसिस से डिवाइड हो रहे हैं तो 46 ही रहेंगे। अब बात करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या यहां पे कोई डिवीजन हुआ है, नहीं, बस ग्रोथ हुई है ना, तो क्रोमोसोम नंबर तो चेंज नहीं होंगे, 46 के 46 ही रहेंगे। अब यहां पे आके हुआ मियोसिस फर्स्ट। आपको पता है मियोसिस इज अकम्पेनिड विद द रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर, तो आधे हो जाएंगे, 46 से हो जाएंगे 23। तो यहां तक डिप्लॉयड सेल्स थे, इसके बाद यहां पे हैप्लॉयड सेल्स, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। उसके बाद मियोसिस सेकंड कैसा होता है, इक्वेशनल होता है, क्रोमोसोम नंबर बराबर रहते हैं, हैप्लॉयड आधे क्या होंगे, हैप्लॉयड सबसे कम है, ठीक है, n, तो 23, बाकी सारे कैसे रहेंगे, 23, 23, 23, 23, और ये तो सिर्फ चेंज ही हुआ है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, क्रोमोसोम तो वही है, न्यूक्लियस सब कुछ वही है, तो ये भी सेम 23, 23, 23, 23,
ठीक है ना। तो क्रोमोसोम नंबर्स में मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे ये जो प्रोसेसेस हैं वो लगातार होती रहती हैं। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी लगातार माइटोसिस हो गया सॉरी, उसके बाद लगातार मियोसिस हो गया। ये सारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हालांकि जब हम oogenesis पढ़ेंगे वहां पे कुछ चेंज होगा, वहां पे बीच में रुक रुक के प्रोसेस होंगे। तो बाद में मैं लास्ट में डिफरेंस भी बताऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपका स्पर्मेटोजेनेसिस इतना ही है, ठीक है। अब जो हमारे स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, आपको मैंने बताया था वो सर्टोली सेल्स में एम्बिड रहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो मैं बताऊं, जैसे ये मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो मैंने कुछ क्यूबॉइडल सेल्स बनाए थे जिसको आप स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे थे, और बीच बीच में मैंने आपको सर्टोली सेल्स रिप्रेजेंट ऐसे करके कर दिए थे, कुछ कॉलमनर सेल्स को, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है ना, ये पूरी एपिथेलियम है। अब यहाँ पे ये जो स्पर्मेटोगोनियम डिवीजन हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, प्राइमरी स्पर्मेटो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड्स बन गए, और स्पर्मेटिड से क्या बन गए, स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो सर्टोली सेल्स में गड़े रहते हैं। देखो इनके हेड सर्टोली सेल्स में एम्बिड रहते हैं क्योंकि इनसे नरिशमेंट ले रहे होते हैं, इनसे नरिशमेंट ले रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। अब जैसे ये यहाँ से फ्री होंगे, इनके जैसे ही हेड जो सर्टोली सेल्स में गड़े हुए हैं ये बाहर निकलेंगे। अब ये जो खाली जगह है कैविटी में आ जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन का मतलब स्पर्मेटोजोआ का, स्पर्म्स का सर्टोली सेल से बाहर निकल के ये जो खाली कैविटी है इनके बीच में यहां पे आ जाना, इसे बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है ना। तो सर्टोली सेल से बाहर निकलना स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो ये सब याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ का सर्टोली सेल से निकल के यहां रह जाना, कहाँ पे, कैविटी में आ जाना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कैसे बोलते हैं, स्पर्मिएशन। सो स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है। दूसरी बात कि ये इतनी पूरी प्रोसेस को लगभग 64 डेज लगते हैं, लगभग 64, जनरली लिखा होता है कहीं की 65 to 74, पर जनरली देते हैं 2 महीने, लगभग 64 डेज। तो कैसे क्लासिफाई होता है, 16, 24, 24, 16 दिन लगभग लगते हैं इसमें। माइटोसिस लगभग 16 दिन चलता है। उसके बाद 24 डेज चलता है लगभग ये मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड बहुत जल्दी हो जाता है, इन कुछ घंटों में ही हो जाता है। उसके बाद जो डिफरेंशिएशन होता है स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना, स्पर्मियोजेनेसिस, ये लगभग 24 कितने चलता है, 24 दिन, ठीक है ना। तो अगर मैं हल्का सा बस ऐसे बता रहा हूं, कोई काम का नहीं है, बुक में नहीं दे रखा, बस थोड़ा सा ऐसे बता दिया। ये प्रोसेस चलती है लगभग 24 दिन, ये प्रोसेस चलती है लगभग 24 दिन, ये प्रोसेस चलती है लगभग 16 दिन, और ये कुछ घंटे, फ्यू आवर्स। तो ऐसे मिला के लगभग 64 डेज, लगभग 2 महीने का टाइम लगता है स्पर्म को डेवलप होने में, पूरा बनने में। और दूसरी बात अगर मैं करूं, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे उम्र भर चलती है। मेल्स में खास बात यह है प्यूबर्टी से लेके जब डेथ तक, ठीक है ना, स्पर्मेट चलते हैं, जबकि oogenesis में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स में सॉरी लेकिन वहां पे क्या है, खत्म पहले हो रहा है सॉरी अगेन, ह्यूमंस में मतलब मेल्स में प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हुई, जीवन पर्यंत चली। प्यूबर्टी के बाद लगभग 12 से साल के बाद, 13-14 साल के बाद स्टार्ट हुई और लास्ट तक चली। लेकिन फीमेल्स में स्टार्ट पहले हो जाती, प्यूबर्टी नहीं, जब वो खुद फीटस थे, जब वो एम्ब्रियो थे, जब वो खुद अपने मदर के वोम में थे, तब से ही स्टार्ट हो जाती है oogenesis, और चलती सिर्फ 50 साल तक लगभग बोल सकते हैं। मेनोपॉज जब आता है तब तक चलती है, ठीक है ना। तो स्टार्ट बहुत पहले हो गई, खत्म जल्दी हो रही है। मेल्स में स्टार्ट लेट हुई प्यूबर्टी पे, बट खत्म नहीं हो रही, डेथ तक जा रही है, ठीक है। तो ये सब भी डिफरेंसेस हैं। अब आगे हम बात करते हैं, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कैसे अचानक कैसे स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी पे। सो इट इज़ अ हार्मोनल रेगुलेटेड प्रोसेस, हार्मोन्स रिलेटेड होती है। प्यूबर्टी के आने पर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, GnR, जिसका आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं हार्मोन्स चैप्टर में, उनके सीक्रेट होने की वजह से अचानक से ऐसा होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। आगे टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड होता है, तो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराना भी काम है GnRH का। कैसे है वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस।
तो मैंने आपको बताया स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी पे लगभग 13 से 16 साल के बीच में, ठीक है, मेल्स में। क्यों? क्योंकि जो सिग्निफिकेंट सीक्रेशन होता है किसका, GnRH का, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। आपको पता है GnRH कहां से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GnRH, जो किस पे एक्ट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और किनको रिलीज करवाते हैं, गोनेडोट्रोफिन्स को। तो यहां पे बेसिकली मैं आपको फ्लो डायग्राम के रूप में पढ़ा दे रहा हूं, आप उसको लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो मैं आपको यहां पे फ्लो डायग्राम के रूप में समझा दे रहा हूं। सो व्हाट आई सेड कि हाइपोथैलेमस प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी आने पर जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना, से रिलीज होंगे क्या, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, RH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो किस पे एक्ट करते हैं, जो एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, लास्ट चैप्टर में, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी दो हार्मोन, दो गोनेडोट्रोफिन्स, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाएगा गोनेडोट्रोफिन को एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो दो गोनेडोट्रोफिन हैं, LH एंड FSH, ठीक है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी इसके एक्ट करने की वजह से दो हार्मोन रिलीज करेगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH आके एक्ट करेगा किस पर, लेडिग सेल्स पर। सो यू कैन याद रख सकते हो, L से LH और L से लेडिग सेल्स, ठीक है ना, लेडिग सेल्स पे एक्ट करेगा, और FSH जाके एक्ट करेंगे किस पे, सर्टोली सेल्स पर। अच्छा, लेडिग सेल्स याद है, सर्टोली सेल्स याद है, अभी बनाया था, देखना, ये तो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस था, यहां पे कुछ पॉलीगोनल सेल्स थे जिन्हें बोला जाता था लेडिग सेल्स, ठीक है ना, इनकी बात चल रही है, लेडिग सेल्स। और सर्टोली सेल्स तो यहां पे थे ही, किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही थे सर्टोली सेल्स। तो आके टेस्टिस के अंदर आके इन पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। LH ने काम किया लेडिग सेल्स पे, और लेडिग सेल से क्या रिलीज करवाया, आपको याद होगा ना, लेडिग सेल काम क्या था, लेडिग सेल्स रिलीज सीक्रेट करते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। और आपको पता है टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस किसने स्टार्ट करवा दिया, इन सब की वजह से ऐसे करके स्टार्ट हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा स्टार्ट हो गया। कहीं कहीं पे पेपर में आ जाता है, ब्लैंक कर देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ पूछो, यहाँ पे ये फ्लो चार्ट भी याद रखना है, ठीक है ना। तो टेस्टोस्टेरोन जो कि आगे स्पर्मेटोजेनेसिस कराया। अब सर्टोली सेल से काम क्या होता है, काफी काम थे, आपको बताया था, जो कि ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज आपके बुक में नहीं दे रखे, मे बी कॉम्पिटिशन क्लास में डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। पहली बात तो नरिशमेंट थी, स्पर्मेटो जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कि स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट करता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कुछ फैक्टर्स, कोई हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा है अभी, ये फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे जो कि क्या प्रमोट करेंगे, ये कुछ फैक्टर रिलीज करेगा जो कि क्या प्रमोट करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखना, ये माल लिखा चुका हूं पहले मैं आपको, स्ट्रक्चर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से जो स्पर्म डेवलप करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, ये कुछ फैक्टर्स जो कि सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं। सो सर्टोली सेल्स सीक्रेट सम फैक्टर्स जो स्पर्मियोजेनेसिस कराएगा। सो याद रखें, स्पर्मेटोजेनेसिस, इधर है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। सो यहाँ पे बाकी इसके सर्टोली सेल्स कुछ, ठीक है, कुछ इनहिबिन रिलीज करते हैं, इनहिबिन, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है बेसिकली, बट मैं आपको बता रहा हूं, इनहिबिन, ठीक है, याद रखना। इनहिबिन क्या करता है, ये निगेटिव फीडबैक देता है, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। निगेटिव फीडबैक का मतलब जानते ही हो, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि अगर ज्यादा हो रहा है, अगर ये ज्यादा रिलीज हो गया, प्रोसेस ज्यादा चल रही है, तो वो निगेटिव फीडबैक देगा इसको कि अब FSH ज्यादा रिलीज मत करो, हमें जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं काम हो गया फिर भी रिलीज होता है, तो इसे फीडबैक मैकेनिज्म होता है प्रॉपर। सो इनहिबिन क्या कर, नाम में ही
इनहिबिट करेगा, कुछ रोकेगा, ठीक है ना। सो इनहिबिन गिव द नेगेटिव फीडबैक टू एंटीपिट्यूटरी, ताकि अब वो कम FSH रिलीज करेगा। ऐसा यहां पे होता है, अगर ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस इतना जरूरत ज्यादा हो जाता है, पर्याप्त मात्रा में स्पर्म्स बन जाते हैं, ठीक है ना, जब एक्सेस में स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है तो ये टेस्टोस्टेरोन भी नेगेटिव फीडबैक देता है, दोनों को, हाइपोथैलेमस को भी देगा ताकि GnRH कम बनने लग जाए, साथ ही साथ LH को भी देगा ताकि साथ ही साथ एंटीरियर पिट्यूटरी को भी देगा नेगेटिव फीडबैक ताकि LH भी कम बने। तो टेस्टोस्टेरोन जब ज्यादा बनने लगता है, जब ये ज्यादा होने लगेगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीपिक के, अब LH मत बनाओ, ज्यादा हो गया। सिमिलरली ये इसको भी, इससे भी कहेगा कि अब GnRH मत बनाओ, ज्यादा हो गया। सिमिलरली इनहिबिन इससे कहेगा ज्यादा हो गया, साथ में इससे भी कहता है, बट ज्यादा इफेक्ट नहीं है इसका, ज्यादातर मैक्सिमम इस पे होता है, इस पे भी होता है, हालांकि कहीं कहीं लिखा होता है, हाँ इस पे भी माइनर इफेक्ट होता है इसका भी, ठीक है ना। सो ज्यादा नहीं है, मैं से डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है, मेजर रहता है इस पे। तो इनहिबिन रोकेगा FSH के प्रोडक्शन को, टेस्टोस्टेरोन रोकेगा GnRH और LH के दोनों को प्रोडक्शन को, ठीक है ना। सो ये आपको दिख रहा है किस प्रकार पूरे प्रोसेस हार्मोनल रेगुलेटेड है। अगर आपसे प्रूव करने को आएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस हार्मोनल रेगुलेटेड है, तो आप इस तरीके से समझाएंगे, थ्योरी लिखेंगे और फिर ये बना देंगे। कभी कभी इसी को देता है, यहां पे ब्लैंक कर देगा, बताओ यहां पे क्या आएगा, तो ये याद होगा तो आप बता दोगे, यहां ब्लैंक कर देगा भर दोगे, यहां ब्लैंक कर देगा भर दोगे, तो आपको ये याद भी रखना है बेसिकली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं पेपर में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हमारा जो स्पर्म बना, मैंने आपको बताया कैसे चेंजेस हो गए, जो स्पर्मेटोजोआ बन गए, स्पर्म बन गया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है ना। अच्छा आपको याद होगा जो भी ग्लैंड्स थी, सेमाइनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल, प्रोस्टेट, इन सब के सीक्रेशन को बोला जाता था सेमाइनल प्लाज्मा। जो ये सब सीक्रेट इनके मिला के कहा जाता है सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा और जो स्पर्म बन के आए हैं, तो स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा ये दोनों मिल गए, ठीक है, मिल गए, और जो रिलीज होगा पीने से क्या होता है, सीमेन। तो सीमेन क्या होता है, स्पर्म्स प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, ये दोनों मिला के कहे जाते हैं सीमेन, जो कि मेल के पीने से किस में जाएगा, पीने से एंटर करने पर किस में, वजाइना में रिलीज होगा, ठीक है ना, सर्विक्स में। सो वो सब बात खत्म करते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाओ, काफी तरीके से। तो काफी तरीके से कैसे कैसे पूछा गया, उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स होते हैं, नोट्स में सब कुछ लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बिल्कुल परफेक्ट नोट्स हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, उसके साथ ही साथ मैं आपको नीचे क्वेश्चंस भी देता हूं, उनको जरूर पढ़ा करिए, जरूर करा करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आज तक कैसे कैसे सवाल आए हैं बोर्ड्स में, कैसे कैसे पूछे गए हैं सवाल, आपको पूरा कंटेंट आता है लेकिन यही नहीं पता, सवाल ही नहीं समझ पा रहे हो, जो कि मेन दिक्कत होती है बच्चों के साथ। तो क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, तो आपका दिमाग डेवलप होगा अगर वो सारे क्वेश्चन आप पढ़ोगे, तो उन्हें जरूर करा करिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म कैसा होता है, अगर मैं बात करूं तो स्पर्म के मेनली 4 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, 4 पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। डायग्राम बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, तो डायग्राम बनाना सीखते जाएगा और साथ साथ सिखाता हूं मैं आपको। तो देखिए, जो हेड रीजन होता है उसमें होता है एक बड़ा न्यूक्लियस। अच्छा, ये न्यूक्लियस में कैसे हैप्लॉइड होगा मटेरियल, बिल्कुल, क्योंकि ये मियोसिस आपने बनाया था ना, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये मैंने आपका बना दिया न्यूक्लियस, बड़ा सा हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक टोपे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोला जाता है एक्रोसोम। ये भरा होता है कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से, जो कि मदद करती हैं स्पर्म को एंट्री लेने में। आपको पता है जब स्पर्म एंट्री लेता है एग के अंदर, तो एग के और पास की जो मेम्ब्रेन है उनको पार करने के लिए ये मदद करता है, ठीक है ना, एक्रोसोम। तो मैं हेड को पूरा बना दे रहा हूं, तो न्यूक्लियस हो गया, एक्रोसोम हो गया, ये पूरा हेड है, ठीक है ना। सो दिस इज द हेड। तो हेड के अंदर आपके 2 पार्ट हैं, एंटीरियर पोर्शन में आपका कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम और पोस्टीरियर पोर्शन में आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हेड के बाद दूसरा रीजन होता है आपका नेक, जो कि बहुत छोटा सा रीजन है, बिल्कुल अनरिकॉग्नाइजेबल। ये इतनी जगह देख रहे हो, यहां तक तो हमारा ये हेड ही है, ये जो चौड़ा पूरा पार्ट था ओवल।
अब इसके बाद इतनी जगह है, ये है आपका नेक। तो क्या होता है नेक में, क्या होता है, मैं यहां पे और ऐसे करके बना दे रहा हूं, तो यहां तक आपका हेड खत्म कर रहा हूं मैं, और ये मैंने आपका नैरो और शॉर्ट बना दिया नेक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर अच्छे से डिटेल पे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा यहाँ पे डिप्रेशन दिखा देना ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं। तो नेक में 2 सेंट्रियोल होते हैं। अब काम क्या है वो सब छोड़ो, आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये मैंने बना दिया आपका एक सेंट्रियोल, और ये मैंने बना दिया आपका दूसरा सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल बना दिए, ठीक है। काम आपके डिस्कस नहीं कर रहा। बेसिकली जो पहला वाला होता है उसका काम होता है जो फर्स्ट डिवीजन होगा जायगोट में उसमें, और जो दूसरा वाला होता है इसे एक्सियल फिलामेंट को होल्ड करता है, जो कि पूरे लॉन्ग ग्रो करेंगे। तो ये सब छोड़ो भाई, मतलब का नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, क्यों ज़्यादा सोचना। उसके बाद यहाँ पे नेक के बाद आपका ये रीजन होगा जो ओवल, उसको बोला जाएगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल होता है बेसिकली, सिलिंड्रिकल रीजन, इसे बोला जाता है मिडल पीस। क्या बोला जाता है, मिडल पीस, ठीक है। और मिडल पीस के बाद आपकी होती है टेल, ये है टेल। तो हेड हो गया, नेक हो गया, मिडल पीस हो गया, टेल हो गया। अब मिडल पीस में क्या होता है देखो, तो आपको क्या करना है, पहला काम डिटेल में नहीं बताऊंगा क्या है ये, यहां से इस सेंट्रियोल से आप एक ऐसे निकालो एक लाइन, और इसको पूरा पास करो टेल से होता हुआ, इसे बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। आप भूल जाओ, याद मत रखो, क्योंकि आपके बुक में नहीं दे रखा। एक्सियल फिलामेंट थोड़ा बाहर ही निकाल देना, इसे एंड पीस बोलते हैं, थोड़ा बाहर निकाल देना टेल की कवरिंग से, ठीक है ना। उसके और पास मिडल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सिलिंड्रिकली स्पाइरली अरेंज होते हैं, इसके और पास स्पाइरली अरेंज कर जाते हैं, उसे नेबेनकॉन शीथ बोलते हैं, बट फिर से नहीं मतलब है, तो आप याद रखना बस, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं, स्पाइरली, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, देखो mitochondria, these are spirally arranged around the axial filament. So लाल मैंने आपको दिखा दी माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। सो इसका ये पावर हाउस है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसके लिए, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि ये टेल मूव करे, ये टेल मूव करे। जैसे ये टेल मूव करेगी तो स्पर्म आगे बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, जो की जरूरत है। तो टेल का काम क्या है, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, चल पाएगा। और एनर्जी कौन दे रहा है इस चीज के लिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मिडल पीस में है, ठीक है ना। हेड का काम आपको पता ही था, तो न्यूक्लियस है इसमें, ये कैप लाइक एक्रोसोम है। तो मैं यहाँ पे आपकी लेबलिंग कर दे रहा हूं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, एक्रोसोम। इसके अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। ये बना कैसे, बेसिकली गोल्जी बॉडी से बनता है, ठीक है। इसके अंदर लाइसोसोम्स में एंजाइम होती है, उसी टाइप का मॉडिफाइड लाइसोसोम ही है, ठीक है। ये आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, बड़ा सा ओवल, ये पूरा हेड उसका फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये आपके मिडल पीस में क्या है, मिडल पीस में है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगी टेल के मूवमेंट के लिए। उसके बाद ये है आपकी टेल, इसके अंदर ये एक्सियल फिलामेंट है, ये आपके नेक रीजन है ये। अब जरा रीजन की बात कर लेता हूं मैं, इसमें आपको बताया था 4 रीजन है। ये रीजन हो गया हेड, जिसमें हो गया एक्रोसोम न्यूक्लियस। ये छोटा सा रीजन हो गया नेक, जिसमें है 2 सेंट्रियोल। ये हो गया मिडल पीस, जिसमें है माइटोकॉन्ड्रिया। और नीचे ये लंबा वाला पार्ट है, लंबा पतला लॉन्ग सिलेंडर पार्ट, टेल, जिसमें सिर्फ एक्सियल फिलामेंट है, ठीक है ना। तो हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। एंड ये अगर रेड वालों को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं यहां पे, सो व्हाट आर दीज, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्पाइरल शीथ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया लिख दे रहा हूं बस, माइटोकॉन्ड्रियन हो गया सिंगुलर, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सबको मिला के प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। सो ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर था जो कि आपके बनाने को आता है, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, तो ये जो एक्रोसोम का इसका काम क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स होती हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो कि जब वो एग में फ्यूज करने जाएगा तो जो मेम्ब्रेन है उनको डिसॉल्व करने के लिए, ताकि वो एंट्री ले जाए अंदर, इसके लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स का नंबर की बात करता हूं, तो पर इजैक्यूलेशन एक बार में जो, ठीक है ना, गैज्म होता है, तो एक बार में जो सीमेन निकलता है लगभग 3 ml निकलता है। उस 3 ml लगभग 200 से 300 स्पर्म्स होते हैं। तो पर इजैक्यूलेशन 200 से 300 मिलियन, नॉट 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। तो याद रखना, पर इजैक्यूलेशन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं।
लगभग 3 ml स्पर्म है, ठीक है ना। अगर इनका नंबर 20 ml से कम हो जाए, काफी कम हो गया यार, इतना निकल रहा था इतना, इस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। तो इनफर्टिलिटी आ जाती है भाई, काम फर्टिलिटी नहीं रहेगी, मेल मतलब फर्टाइल नहीं रहेगा, स्टेराइल हो जाएगा अगर स्पर्म का नंबर 20 राइटिंग 20 ml 20 मिलियन, ठीक है ना, 20 मिलियन से अगर ये नंबर कम हो जाएगा तो मेल स्टेराइल हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है ना। आगे एक स्टेरिलिटी कंडीशन आपको और बता चुका हूं, वो क्या थी कि स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। कैसे? अगर ऐसे बताया था आपको कि स्पर्म्स अगर बने ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे कि एक टेम्परेचर चाहिए होता है 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है हमारे एब्डोमिनल टेम्परेचर, ऐसे टेस्टिस बाहर होते हैं स्क्रोटम में। अगर लोग मेनली टाइट अंडर पैंट्स पहनते हैं तो उनके जो स्क्रोटम होता है, टेस्टिस होते हैं, वो एब्डोमिन चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से उनका स्पर्म प्रोडक्शन नहीं बन पाता। स्पर्म नहीं बन पाएंगे तो स्टेरिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना, कम स्पर्म रह जाएंगे, तो वो भी कंडीशन स्टेरिलिटी की। तो बोलते हैं टाइट अंडरपैंट्स नहीं पहनने चाहिए मेल्स को, स्पर्म नहीं बनते, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन डिस्कस हो गई। अब मैं बात इसके बाद, हाँ, जो इतने स्पर्म्स बने हैं इसमें से लगभग 60% स्पर्म्स का मतलब स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, 40% पर लगभग प्रॉपर मोटिलिटी होनी चाहिए, तब जाके काम के स्टेरिलिटी मेंटेन रहे, फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। अब आगे बात करते हैं, काफी लंबा हो गया इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में, अब बात करते हैं oogenesis की। तो ये वीडियो काफी बड़ी होती जा रही है, तो हम एक काम करते हैं, दूसरी वीडियो बनाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस वीडियो में रहने देंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे oogenesis की और डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। थैंक यू।